सोचो अगर कल तुम उठते हो और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी हो। डॉलर अब ग्लोबल करेंसी नहीं रहा और हर जगह अमेरिकन मिलिट्री बेस गायब हो चुकी है और नया रूल किसी और का है। ये सिर्फ एक साई-फाई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत हो सकती है जो तुम्हारी जिंदगी में सामने आए। अमेरिका वर्सेस चाइना, एक सुपर पावर का जवाल या दूसरे का उरूज। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये तुम्हारी दुनिया का फ्यूचर है और आज हम इस कहानी की हर लेयर को एक्सप्लोर करेंगे। तारीख, इकोनॉमी और वो हिडन फैक्ट्स जो शायद तुमने कभी ना सुने हो। अब 1945 का वक्त है। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और दुनिया तबाह और बर्बाद है और उस वक्त एक नई ताकत उभरती है, अमेरिका, जो अपनी बूमिंग, अपनी इकोनॉमी, अनबीटेबल मिलिट्री और जमहूरियत के साथ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन जाता है। अब आज के दिन तक अमेरिका अब भी ताज पहने हुए है, लेकिन एक नई ताकत सामने आ रही है, चाइना। एक ऐसा मुल्क जो चंद दहाइयों में गुर्बत से ताकत तक पहुंच गया। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में सड़कें, पुल और असर रसूख बना रहा है। ये सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं है, ये एम्बिशन, इनोवेशन और हमारी दुनिया के मुस्तकबिल की कहानी है। क्या अमेरिका अपना ताज बचा पाएगा या चाइना उससे छीन लेगा? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तारीख, फैक्ट्स और थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ। चलो शुरू करते हैं। अब 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, लेकिन इस जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यूरोप इसका सबसे बड़ा शिकार बना। जर्मनी, फ्रांस, यूके और इटली जैसे बड़े मुल्क तबाही का मंजर पेश कर रहे थे। शहर बर्बाद हो चुके थे और इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी और करोड़ों लोग या तो मर गए या बेघर हो गए। इस हालत का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका ने उठाया, क्योंकि उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो जंग जीतने वालों में शामिल था, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके थे, शहर तबाह हो चुके थे और इकोनॉमी खत्म होने के करीब थी। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल बना, क्योंकि उसके पास भी मिलिट्री ताकत थी, न्यूक्लियर वेपन थे और एक मुख्तलिफ निजाम, कम्युनिज्म। ये दुनिया 2 कैंपस में डिवाइड हो गई, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन, जो कोल्ड वार की बुनियाद बनी। लेकिन मैं यहाँ कोई कोल्ड वार छेड़ने नहीं आया, मेरा टॉपिक कुछ और है। अब चलते हैं चाइना की तरफ। 1945 में माओ जेडंग ने पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना का आगाज किया। लेकिन जब माओ पावर में आया, चाइना ऑलरेडी बहुत गरीब था, उसके पास कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी और ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। माओ ने डिसाइड किया कि कम्युनिज्म का निजाम लाया जाए, जिसमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो। लेकिन फिर हुआ एक बहुत बड़ा गलत एक्सपेरिमेंट, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ ने कहा कि हम 15 साल में ब्रिटेन से आगे निकलेंगे। उसने जमीन और इंडस्ट्रीज का सरकारी कंट्रोल शुरू कर दिया, लोगों को फार्म्स और फैक्ट्रीज में भेज दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर डाला। लेकिन ये एक डिजास्टर साबित हुआ। क्रॉप्स तबाह हो गई, इंडस्ट्रीज फेल हो गई और इतनी भूख बढ़ी कि 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। और फिर आया कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक, जो एक और तबाही लेकर आया। माओ ने कहा कि जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। इस वजह से पूरा चाइना सिविल वार जैसा बन गया। स्कूल्स बंद हो गए और स्कॉलर्स और बिजनेसमैन पर अटैक होना शुरू हो गए और इकोनॉमी और भी पीछे चली गई। अब 1976 में माओ जेडंग मर गया और चाइना एक नया रुख लेने वाला था। 1978 में डेंग ज़ोपिंग ने पावर संभाली और उसने कहा कि हमें सिर्फ कम्युनिज्म का नाम नहीं बल्कि प्रोग्रेस भी चाहिए। अब डेंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग पॉलिसी स्टार्ट की। इसका मतलब था, नंबर 1, प्राइवेट बिजनेस अलाउड। पहली दफा लोगों को अपनी कंपनीज और फार्म्स चलाने की आजादी मिली। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। चाइना ने पहली बार बाहर के इन्वेस्टर को बुलाया कि यहाँ पैसा लगाएं। नंबर 3, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया जहां कंपनीज बिना सरकारी रुकावट के काम कर सकती हैं। नंबर 4, एक्सपोर्ट्स का बूम। चाइना ने सस्ती चीजें बनाना शुरू की जो पूरी दुनिया में बिकने लगी। इस सब का नतीजा ये निकला कि चाइना की जीडीपी बढ़ने लगी, लोग अमीर होने लगे
और मुल्क एक सुपर पावर बनने लगा। आज जो भी चीज हमें मेड इन चाइना दिखाई देती है, उसका असल सफर डेंग ज़ोपिंग के रिफॉर्म से शुरू होता है। अब शुरू करते हैं बारी चीज से, पैसा। अमेरिका की जीडीपी 2025 में लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की तकरीबन 18 ट्रिलियन। ये 10 ट्रिलियन का फर्क है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। चाइना की ग्रोथ तेजी से हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चाइना ने 2035 तक 5% ग्रोथ रेट रखा तो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अमेरिका भी बढ़ रहा है, लेकिन धीमे से, लगभग 2%। फर्क क्यों? चाइना के पास भारी वर्कफोर्स और सरकारी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा सोचो, अमेरिका नेटफ्लिक्स और आईफोन्स पे खर्च करता है, जबकि चाइना डैम्स और सोलर फार्म्स बना रहा है। लेकिन एक मिनट, जीडीपी पर पर्सन अलग कहानी कहती है। अमेरिका में $80,000 पर पर्सन है और चाइना में सिर्फ 13,000। तो अमेरिका हर शख्स के हिसाब से अमीर है, लेकिन चाइना का साइज इसे जाइंट बनाता है। अमेरिका काफी अरसे से लीडर रहा है और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। तुम ऑयल डॉलर में खरीदते हो, प्लेन्स के टिकट डॉलर में खरीदते हो, हर जगह डॉलर। लेकिन चाइना नया रूल बना रहा है। 120 मुल्कों का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका से ज्यादा अपने बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक सड़कों, बंदरगाहों और रेलवेज पर बिलियंस लगा रहा है। अब 2023 में चाइना ने पेरू में एक बड़ा पोर्ट बनाया जिसका नाम है चांगसी पोर्ट। ये साउथ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो पैसिफिक ओशन से एशिया तक तिजारत को और तेज कर देगा। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल पोर्ट नहीं है, ये चाइना की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। चाइना चाहता है कि दुनिया भर में बंदरगाहों, रेलवेज और हाईवे का एक ऐसा नेटवर्क हो जो उसकी तिजारत को बढ़ाए। जितनी ज्यादा चीज चाइना के साथ ट्रेड करेगी, इतना ही चाइना का असर रसूख बढ़ता जाएगा। अगर अमेरिका का कोई बिजनेसमैन पेरू से माल मंगवाना चाहता है तो उसको अब चाइना के कंट्रोल वाली पोर्ट का भी सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि चाइना सिर्फ फैक्ट्रीज और सस्ती चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ट्रेड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में ले रहा है। अब दूसरी तरफ अमेरिका का ट्रेड प्लान देखो, जो चाइना के बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका नया प्रोजेक्ट बनाने के बजाय चाइना की ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहा है टैरिफ और सैंक्शंस के जरिए। अब ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है कि किसी मुल्क से आने वाले माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। मिसाल के तौर पर जब ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उसने चाइना से आने वाले माल पे $380 बिलियन का टैरिफ लगाया। पहले अगर चाइना से एक मोबाइल $100 का आता था तो टैरिफ के बाद वो 120 या $130 का होगा। इससे अमेरिका की सोच ये थी कि लोग चाइना से माल लेना कम करेंगे और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। लोगों ने चाइना से माल लेना नहीं छोड़ा, बस चीजें महंगी हो गई और इसका नुकसान अमेरिका के कंज्यूमर्स को हुआ। अब सैंक्शंस क्या है? सैंक्शंस का मतलब एक मुल्क के अगेंस्ट फाइनेंशियल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाना। अमेरिका चाइना की कंपनीज, टेक फर्म्स और मिलिट्री सप्लायर्स पर सैंक्शन लगाता है ताकि वो टेक्नोलॉजी और एडवांस टूल्स ना ले सकें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हवावे, जिसे अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। लेकिन चाइना ने इसका सोल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर दिया है। हवावे ने अपना खुद का 5G चिपसेट सिस्टम शुरू कर दिया जो अमेरिका के बनाए रिस्ट्रिक्शन को वीक कर रहा है। चाइना नई पोर्ट्स, रेलवेज और सड़कें बना रहा है जिससे उसकी ट्रेड बढ़ रही है। अमेरिका सिर्फ टैरिफ्स और सैंक्शन लगा रहा है जो अभी तक चाइना की ग्रोथ को रोक नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि ट्रेड और इकॉनमी के मैदान में चाइना आगे निकलता जा रहा है। अब बात करते हैं फायर पावर की। अमेरिका अपनी मिलिट्री पे $916 बिलियन खर्च करता है, अगले 10 मुल्कों से ज्यादा। इसकी 750 बेसेस दुनिया भर में है और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चाइना 541 बिलियन 102 कैरियर्स। पेपर पे अमेरिका चैंपियन है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है।
चाइना तेजी से करीब आ रहा है और उसकी नेवी अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो अमेरिका के डिफेंस से आगे निकल सकते हैं। तसव्वुर करो, साल है 1996। ताइवान और चाइना के दरमियान टेंशन बढ़ रही है। चाइना चाहता है कि ताइवान उसका हिस्सा बने, लेकिन ताइवान के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं। उस वक्त ताइवान में इलेक्शन होने वाले थे और चाइना को डर था कि अगर ताइवान ज्यादा डेमोक्रेसी की तरफ चला गया तो वो हमेशा के लिए चाइना से अलग हो सकता है। इस वजह से चाइना ने ताइवान के करीब मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, मिसाइल्स लॉन्च किए और वारशिप भेजी और धमकियां दी कि अगर ताइवान ने आज़ादी का सोचा भी तो नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन ये सब देखकर अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो ताइवान का साथ देंगे। अमेरिका ने अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस निम्स और यूएसएस इंडिपेंडेंस ताइवान स्ट्रेट में भेज दिए। ये बहुत बड़ा पावर मूव था क्योंकि उस वक्त चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था कि अमेरिका का मुकाबला कर सके। जैसे ही अमेरिकन वारशिप ताइवान के करीब आई, चाइना पीछे हटने पर मजबूर हुआ। ये अमेरिका का ओपन मैसेज था, चाइना ताइवान को हाथ मत लगाना। लेकिन आज 2025 में मंजर बिल्कुल बदल चुका है। आज चाइना वो कमजोर मुल्क नहीं रहा जो 1996 में था। अब अगर अमेरिका दोबारा ताइवान को सपोर्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे तो चाइना उन्हें ताइवान स्ट्रेट के करीब आने से पहले दबा सकता है। आखिर क्यों? नंबर 1, चाइना के पास अब एडवांस एंटी शिप मिसाइल है, जैसे DF-21D और DF-26, जिन्हें कैरियर किलर मिसाइल कहा जाता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को एक अटैक में ही तबाह कर सकते हैं। नंबर 2, चाइना की नेवी और एयर फोर्स अब दुनिया की सबसे एडवांस फोर्स में शुमार होती है। अब वो सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि रियल एक्शन लेने की ताकत भी रखता है। अमेरिका के लिए अब ताइवान स्ट्रेट में वारशिप भेजना पहले जैसा आसान नहीं रहा क्योंकि चाइना की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब गेम बदल चुकी है। 1996 में अमेरिका ने चाइना को धमकी दी थी। आज अगर वो फिर ऐसी हरकत करे तो चाइना के पास उसका जवाब देने के लिए वो ताकत है जो उसके पास 1996 में नहीं थी। अब बात करते हैं जमहूरियत की। ये एक ऐसी चीज है जो अमेरिका और चाइना को एक दूसरे के लिहाज से बहुत अलग बनाती है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं और फ्री स्पीच है, लोग खुलकर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन चाइना का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वहाँ शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी का एक 1 पार्टी रूल है, मतलब ना इलेक्शंस होते हैं और ना कोई अपोजिशन का कोई रोल है। सख्त कंट्रोल है लेकिन स्टेबिलिटी भी है। वहाँ पॉलिसीज जल्दी इम्प्लीमेंट होती है और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती जो अक्सर डेमोक्रेसी में देखी जा सकती है। अब सवाल ये है कि बेहतर कौन है? इसका जवाब आसान नहीं क्योंकि ये लोगों के नजरिए पे डिपेंड करता है। मैं अब पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात करना चाहूंगा। प्यू रिसर्च वर्सेस हार्वर्ड सर्वे। अमेरिका में प्यू रिसर्च एक मशहूर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेंड पे रिसर्च करती है। ये सर्वे करती है ताकि लोगों के ओपिनियंस और बिलीफ्स को समझा जा सके। पा रिसर्च के मुताबिक 60% लोग जमहूरियत पर भरोसा करते हैं, यानी वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे, उस सर्वे के मुताबिक 80% लोग अपनी हुकूमत से खुश हैं और ये एक बहुत बड़ी पावर है चाइना में। और ये एक बहुत हैरत की बात लगती है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन चाइना के लोग अब भी अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं। अब हार्वर्ड सर्वे का मतलब क्या है? जब ये कहा जाता है कि हार्वर्ड सर्वे के मुताबिक, इसका मतलब है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की जिसमें लोगों से सवाल जवाब किए गए। इस सर्वे का मकसद लोगों के ओपिनियंस और उनकी फीलिंग्स समझना था। मतलब हार्वर्ड ने चाइना के लोगों से डायरेक्टली पूछा कि वो अपनी हुकूमत से कितने मुत्तफिक हैं और उसकी बेस पर एक कंक्लूजन निकाला कि जिसमें 80% लोगों ने अपनी सरकार पर भरोसा किया। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो अमेरिका काफी सेल्फ सफिशिएंट है। उसके पास बहुत ज्यादा ऑयल और गैस है, यानी उसको किसी और मुल्क से एनर्जी या खाना इंपोर्ट करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चाइना इन रिसोर्सेज का भूखा है।
चाइना अपनी 70% ऑयल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है, यानी उसको बाहर के मुल्कों से तेल लाना पड़ता है। लेकिन चाइना सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है। चाइना अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मिनरल्स पर कब्जा कर रहा है, खास तौर पर लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। मिनरल्स बैक्टीरियाज, इलेक्ट्रिक कार्स और स्मार्टफोन्स के लिए मस्ट हैं, और चाइना को पता है कि जो इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर का किंग बन जाएगा। चाइना हर साल तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। फोन्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ चाइना से आता है। अमेरिका सिर्फ 2.1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, और वो भी ज्यादा हाई टेक प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब अमेरिका सिर्फ चाइना से 427 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। मतलब अमेरिका अपनी बहुत सी चीजें चाइना से मंगवाता है, लेकिन चाइना अमेरिका पे इतना डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एडवांटेजेस है जो चाइना के पास है। अब तुम्हारे लिए एक सिंपल चैलेंज है, अपने रूम में देखो और चेक करो कितनी चीजें मेड इन चाइना की है। मोबाइल चाइना से, लैपटॉप शायद चाइना का, शूज, कपड़े, मोस्टली हर चीज चाइना की। ये है असल चाइना का एज। तो आखिर कौन जीत रहा है? अब तक के रिकॉर्ड को देखो तो चाइना ट्रेड और एक्सपोर्ट की फील्ड में अमेरिका से बहुत आगे है, और फ्यूचर भी उसी का लगता है। दुनिया की पॉलिटिक्स एक चेस गेम की तरह है, और सुपर पावर ये सोच कर चलता है कि कौन उसका साथी है और कौन दुश्मन। अमेरिका के पास एक पुराना और मजबूत अलायंस सिस्टम है। नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जमहूरी मुल्क उसके साथ खड़े हैं। ये ग्लोबल नेटवर्क है जो अमेरिका की पावर को सपोर्ट करता है। मगर चाइना का तरीका मुख्तलिफ है। उसके ट्रेडिशनल दोस्त कम है, जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। लेकिन चाइना एक नए तरीके से अपना असर और रसूख बना रहा है, ग्लोबल साउथ को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। चाइना ने इस प्रोजेक्ट के जरिए 150 से ज्यादा मुल्कों में तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। रेलवेज, पोर्ट्स और रोड्स बनाकर अपनी इकोनॉमी मजबूत की है। लेकिन अमेरिका भी खामोश नहीं बैठा। उसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसे छोटे मगर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं ताकि चाइना का मुकाबला कर सके। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ मुल्क जैसे ब्राजील और इंडिया दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि दोनों के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की तरफ, और दूसरी तरफ चाइना की इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला सुपर पावर कौन बनेगा। बहुत लोग कहते हैं कि चाइना 2035 तक अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन सब ये नहीं मानते। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर एक तरफ नहीं जाएगा बल्कि दुनिया मल्टीपोलर होगी। मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी ताकतवर मुल्क होंगे। अमेरिका, चाइना, इंडिया और शायद यूरोप भी इस पावर स्ट्रगल का हिस्सा बन जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज है। चाइना के सामने बहुत सी रुकावटें हैं। पहली बात, उसकी पॉपुलेशन बुढ़ापे की तरफ जा रही है, यानी कम लोग काम करने वाले बचेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। और दूसरी बात, चाइना की इकोनॉमी धीमी हो रही है, ग्रोथ की स्पीड पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ अमेरिका भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ता हुआ कर्जा उसकी ताकत के लिए खतरा बन सकता है। अब एक नजर डालें हिस्ट्री पर। सुपर पावर का टाइम लाइन देखें। पहले रोम दुनिया का किंग था, फिर ब्रिटेन का जमाना आया, उसके बाद अमेरिका दुनिया का लीडर बना। क्या अगला नंबर चाइना का है या कहानी कुछ और है? हर मुल्क की पावर का असल राज उसकी पॉलिसीज में होता है, और पॉलिसीज ये तय करती हैं कि मुल्क अपनी ताकत कैसे इस्तेमाल करेगा, किस चीज पे फोकस करे और दुनिया के साथ कैसी डीलिंग करे। अमेरिका का मॉडल सिंपल है, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी और मिलिट्री डोमिनेंस। अमेरिका दुनिया भर में अपनी जमहूरियत के निज़ाम को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी इकॉनमी और उसकी मिलिट्री है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है और वो अपनी आर्मी बेसेस हर जगह बना चुका है।
लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी भी पावरफुल टूल है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगाया, यानी चाइना से आने वाले माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ताकि चाइना को नुकसान हो। बाइडेन ने ये टैरिफ हटाने के बजाय और बढ़ा दिया, मगर उसने एक और चीज की, टैक्स रिस्ट्रिक्शन। और अभी हाल ही में ट्रंप ने दोबारा टैरिफ लगाया चाइना पे, और चाइना ने वापस अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया। लेकिन ये एक वार, कोल्ड वार की तरह है, कभी एक उठता है और कभी दूसरा गिरता है। चाइना और अमेरिका ये आपस में हमेशा सामने आते रहते हैं। कभी अमेरिका का चैट जीपीटी आता है और कभी चाइना का डीप सीक आ जाता है, और फिर अमेरिका अपना ग्राहक एआई ले आता है। अब ये मुकाबला तो जारी रहेगा, लेकिन इसका फायदा सिर्फ पब्लिक को होगा। चाइना का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी इकोनॉमी स्टेट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कौन सी बंद होगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रेलवेज, रोड्स और पोर्ट्स बना रहा है। इसका मकसद दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर चाइना को बना देना। चाइना का मेड इन चाइना 2025 प्लान एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि चाइना फ्यूचर के हाई टेक इंडस्ट्री पे कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, ताकि उसे अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। कोविड के बाद शी जिनपिंग ने और भी ज्यादा कंट्रोल बढ़ाया, यानी गवर्नमेंट हर चीज को अपने कंट्रोल में लेती थी। प्राइवेट कंपनीज भी स्टेट के कंट्रोल में आती जा रही है, जैसे अलीबाबा वगैरह। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टिकटॉक की। जब अमेरिका ने कहा कि टिकटॉक को बैन करो, उसने रीजन दिया नेशनल सिक्योरिटी, मतलब कि चाइना टिकटॉक के जरिए अमेरिका के यूजर का डेटा ले सकता है और उन पे असर डाल सकता है। लेकिन चाइना ने कहा कि ये हिपोक्रेसी है। अमेरिका खुद गूगल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन जब एक चाइनीज ऐप सक्सेसफुल होता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सही कौन है, तुम फैसला करो। दोनों का पावर मॉडल अलग है, आज़ादी या कंट्रोल। अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है आज़ादी से, फ्री स्पीच, ओपन मार्केट और अलायंस के जरिए, और चाइना कंट्रोल के जरिए ताकत दिखाता है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी और मीडिया पे फुल ग्रिप, और ग्लोबल प्रोजेक्ट जैसे BRI। दुनिया का लीडर वो बनेगा जो अपनी पॉलिसीज के जरिए फ्यूचर को ज्यादा बेहतर डिजाइन कर सकेगा। दुनिया एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका है, एक पुराना चैंपियन जो अपनी ताकत और विरासत बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है, एक नया चैलेंजर जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सुपर पावर बनना सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री का खेल नहीं है, ये इनोवेशन, डिप्लोमेसी और ग्लोबल ट्रस्ट का भी मुकाबला है। अमेरिका के पास अब भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, लेकिन अंदर से डिवीजन्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस उनको कमजोर कर रहे हैं। चाइना इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सख्त पॉलिसीज और ग्लोबल ट्रस्ट इश्यूज एक बड़ी रुकावट है। सोचो 20 साल बाद तुम्हारा फोन अमेरिका का होगा या चाइना का। मैं तुम्हें इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। सुपर पावर उभरते हैं और गिरते हैं। रूम गिरा, ब्रिटेन गिरा, अमेरिका गिर सकता है और चाइना उभर सकता है। लेकिन असल सवाल ये है, हम कैसी दुनिया चाहते हैं? अपने ख्यालात को नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।